बार बैठिए सभी, एक बार सभी बैठो, सभी बैठो। ठीक है, आपका विषय भी आ गया, कृपा करके बैठे, हाउस को चलने दें। मेरा अनुरोध है, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं। अब बैठो बालू, नीचे बैठो, ऐसे नहीं, कृपा करके बैठिए। मनमोहन बढ़ाना जी, मनमोहन अध्यक्ष जी, आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को रखना चाहता हूं आपके माध्यम से इस सदन में। अध्यक्ष जी, अच्छी बात है, इंडस्ट्रीज लग रही है हमारे राज्य में। पानीपत में समालखा भी वहीं पर आता है जहां से मैं चुनकर आया हूं। लेकिन मुझे अपनी बात ये रखनी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सही है अपनी जगह, लेकिन क्या वो आम जन के स्वास्थ्य से उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी क्या? पूरे पानीपत में आप जानते हैं कि किस तरह से जो डाइंग यूनिट्स लगे हुए हैं। मान्यवर, किसी पे ईटीपी है, किसी पे नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पर जाकर देखेंगे रात को कम से कम हजारों टैंकर जो वेस्ट वाटर है उसको नालों में, ड्रेनों में डालते हुए दिखेंगे। वो कहीं ना कहीं जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको दूषित कर रहा है, और वो आगे चलकर यमुना जी में भी जाता है, जिसमें हमारी यमुना जी का भी पानी आप जानते हैं दूषित हो रहा है। पूरे पानीपत में समालखा में मैंने देखा कि 800 फुट, 1000 फुट बोर करने के बाद भी टीडीएस लेवल 1200, 1500, 1600 टीडीएस का पानी पीने पर मजबूर है वहां के लोग। एक तरफ तो हम 40 लाख रुपए लगाकर एक बड़ा गहरा बोर करते हैं, उसके बाद भी वहां से स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता। तो क्या हमें इस समस्या का कोई समाधान करने की आवश्यकता है या नहीं? मैं चाहता हूं कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो ईटीपी हैं उनसे इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इसके लिए एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD का एक प्रावधान होना चाहिए। मानता हूं हजारों करोड़ की लागत से बनेगा, लेकिन क्या हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पैसा हम वहीं से ले सकते हैं इंडस्ट्रीज से? एक ऐसा प्रावधान बनाया जाए जिसमें हर इंडस्ट्री की कैपेसिटी निर्धारित करके उस पर जो है उसी तरह का एक पेनल्टी लगाकर उस वाटर को ट्रीटमेंट करने का एक प्रावधान बनाया जाए। मेरे चुलकाना में जो आज पूरे हिंदुस्तान में एक धार्मिक स्थल के रूप में उभरा है, वहां पर 3-4 फैक्ट्रियां मान्यवर, उनके वहां का जो वेस्ट वाटर है उसमें जो नाला है उसकी रिपोर्ट मेरे सामने है। जो COD 250 से नीचे होना चाहिए, वहां पे 2000 का COD का पानी दिखता है। और आप समझते हैं कि जो वो पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा तो वो जो ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है वो किस कदर खराब होगी। मान्यवर, इतने कैंसर पेशेंट्स हैं आज मेरे हल्के में। मैं पढ़ रहा था कि नेशनल एवरेज 100 पेशेंट है प्रति 1 लाख पर, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि पानीपत और आसपास के इलाके में ये 10 गुना बढ़ी हुई है। आप आम जनमानस से जाकर पूछेंगे, जो हष्ट-पुष्ट, जो खेलते थे, जो खिलाड़ी थे, एथलीट थे, अचानक उन्हें डिटेक्ट होता है कैंसर। वजह का कोई पता नहीं, कोई स्मोकिंग नहीं करता था, कोई दारू नहीं पीता था, लेकिन उन्हें कैंसर डिटेक्ट होता है। लेकिन वो अंत में ये बात होती है कि भाई शायद भगवान को ये मंजूर था। लेकिन हमें आज सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं ये कमियां हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। आज बहुत हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं हम। एक स्वस्थ जीवन जीने का सबको अधिकार है, एक स्वच्छ पानी पीने का सबको अधिकार है मान्यवर। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसी फैक्ट्रियां जो नियमित रूप से नहीं चल रही हैं, जिनके पास इस तरह का प्रबंध नहीं है कि वो अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट करके बाहर फेंक सके, उनको बंद करने का काम किया, या फिर उसमें कोई ऐसा प्रावधान लिया जाए कि उसका पानी ट्रीट करके वापस जो है नालों में या नदी में फेंका जाए। तो आपसे ये सरकार से भी मान्यवर, यहाँ सारे मंत्री हैं हमारे, कुछ हमारे अधिकारी, जो खेती है वो सिरसा जिले में सिंचाई से होती है पूरे हरियाणा के मुकाबले, तो उनके बजट का भी ख्याल किया जाए और खाड़े तमाम उस इलाके के बनाए जाएं। मैं एक विषय, बहुत अहम विषय है, इसको भी उठाना चाहूंगा। माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं कि जो हमारा नरमा है, कपास है, पिछले 3 साल से फसल बर्बाद हो रही है। 3 साल से तो 0% है, उससे पहले 40%, 50% खेती
हुआ करती थी और बाकी रेस्ट ऑफ द नरमा खराब हो जाता था। लेकिन पिछले 3 साल से तो 1 एकड़ में किसी में 20 किलो है तो किसी में 1 कुंटल 20 किलो कपास है, कपास नहीं हो रही। हरियाणा में 16 जिलों में कपास होती है और जो हरियाणा सरकार की रिकमेंडेड मंडियां हैं, जो मार्केटिंग बोर्ड की मंडियां हैं, जिसमें कॉटन मंडी जिसको हम कहते हैं, वो भी मंडियां कम से कम सरकार ने 31 कॉटन मंडियां निर्धारित कर रखी है। लेकिन 2002 के बाद हमारी कोई कॉटन की नई किस्म नहीं आई। BT2 चल रहा है। 2002 के बाद जब 16 जिलों में किसान खेती करते हैं तो कहीं पे भी BT2 नहीं है। ये सुनियोजित किया जाए कि हमें नई किस्म का बीज लाके, क्योंकि अमेरिका में BT6 चला गया, तो नई किस्म का बीज लाया जाए ताकि किसानों को लाभ हो सके। और इसके साथ साथ सीड टेस्टिंग, हमारी 2 लैब्स हैं जो मेरे पास आंकड़े हैं। एक लैब, सर 2 मिनट कहिए, एक लैब हमारी जो है वो है पंचकुला में, जिसकी कैपेसिटी 5000 सैंपल्स पर ईयर की है, और एक लैब रोहतक में जिसकी कैपेसिटी 10,000 है। पिछले कई साल के मैं आंकड़े आपको दे सकता हूं कि कैपेसिटी तो टोटल मिलाएं तो 15,000 है, लेकिन जो सैंपल टेस्टेड हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2016-17 में 27,000 के लगभग, 17-18 में 27,000, 18-19 में 25,000, 19-20 में 28,000, 20-21 में 26,000। जब कैपेसिटी 15,000 के इतने ज्यादा सैंपल, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपरली सैंपल टेस्ट नहीं हो रहा, ना सैंपल आ रहा है, केवल खाना पूर्ति और आंकड़े इकट्ठे करने के अंदर ये महकमा लगा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़े कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सफाई और सीवरेज कर्मचारी अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। उन्हें स्थायी नौकरी, न्यूनतम 26,000 रुपये वेतन, 50 लाख बीमा और आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं दी जाएं। अगला विषय HDDCF में HKRNL के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 का पूरा लाभ अभी तक नहीं मिला है। सिक्योरिटी पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के कारण वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारी वंचित हैं। सरकार से अनुरोध है कि समय सीमा इनकी बढ़ाकर पात्र कर्मचारियों को शीघ्र सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। अगला विषय सरकारी नेशनल कॉलेज सिरसा के संविदा कर्मचारियों का है। ये कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान कार्य कर रहे हैं, परंतु ना तो नियमितीकरण हुआ और न ही वित्तीय लाभ मिला। संशोधन अधिनियम और न्यायालय के आदेशों के बावजूद लाभ लागू नहीं हुआ है। पात्र कर्मचारियों को नियमित कर लंबित लाभ दिए जाएं। अगला विषय हैफर्ड से जुड़ा हुआ है। 5 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, परंतु जॉब सिक्योरिटी पोर्टल में हैफर्ड शामिल नहीं है। इसे अधिनियम के दायरे में लाकर कर्मचारियों को न्याय दिया जाए। इसके अतिरिक्त 2019 में भर्ती लगभग 16,000 ग्रुप डी कर्मचारी 7 वर्षों से बिना पदोन्नत कार्य कर रहे हैं। वरिष्ठता सूची जारी कर 50% कोटे के आधार पर शीघ्र प्रमोशन दिया जाए। प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना OPS लागू करने की मांग कर रही है ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और इसके अलावा हमारे सिरसा के अंदर पूर्वांचल समाज के हजारों श्रद्धालु छठ पूजा मनाते हैं। हर साल उनके लिए कोई पूजा के लिए कोई सुविधा जैसे कि कोई घाट या स्थान वो निर्धारित किया जाए। इसके साथ साथ हमारे सिरसा विधानसभा के कुछ गांव हैं जिनके अंदर की लोगों की शिकायतें आई है कि वहां के सरपंचों ने कुछ जो इस प्रकार के ग्रांटें आई थी उसका दुरुपयोग किया और करप्शन को बढ़ावा देने का काम किया, जिसके लिए मैं अनेकों बार हमारे अधिकारियों को भी लेटर लिख चुका हूं, लेकिन अब तक भी उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उससे अगला विषय हमारे सिरसा के अंदर कुछ कूड़े के डंप है, जो कि मुझे लगता है कि कई बार 5वीं 6ठी बार मैं
इसे इस सदन के अंदर उठा चुका हूं, लेकिन वो दिक्कत जो है आज वैसी की तैसी है। वहां पे हमारे बस स्टैंड के आगे कूड़ा घर बना हुआ है, जिससे कि जब भी कोई वहां यात्री उतरता है तो बड़ा बुरा इंप्रेशन हमारे शहर का पड़ता है। सब्जी मंडी के आगे खुला कूड़े का डंप पड़ा है, सारा सड़क पे कूड़ा बिखरता है। कई बार हमने एप्लीकेशन दी, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरीके से एक हमारी जय कॉलोनी के पुल के आगे, वहां पे हजारों परिवार बसते हैं, लेकिन वहां भी यही स्थिति है। थोड़ी सी हवा चलती है, वो कूड़ा लोगों के घरों के अंदर जाता है। उसी प्रकार से डवाली रोड पे भी ऑटो मार्केट के पास भी यही स्थिति है। उससे अगला विषय सिरसा की ऑटो मार्केट का, यह भी तीसरी चौथी बार मैं इस सदन के अंदर अध्यक्ष महोदय इसको उठा चुका हूं, लेकिन अब तक इस पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऑटो मार्केट की एक भी सड़क पक्की नहीं, सारी ऑटो मार्केट जो है वो टूटी हुई है। हमारे कुछ थेड़ वासी थे, उनको हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स के अंदर शिफ्ट किया गया था, लेकिन मैंने फोटोज भी पिछले सेशन के अंदर दिखाने का काम किया था। वहां पे ना कोई पानी की सुविधा, ना कोई बिजली की सुविधा, एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है। वहां पे कैंसर, टीबी, हर घर के अंदर 2-2, 3-3 परिजन इन बीमारियों से जो है वो जूझ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सारे मुद्दों पे गंभीरता से सोचा जाए और इस पे आगे एक्शन लिया जाए। धन्यवाद। श्री सुनील सतपाल सागवान। धन्यवाद स्पीकर महोदय। सबसे पहले तो सर, हमारे चरखी दादरी के अंदर एक ही एसटीपी है समसपुर गांव में, और उसका पाइपलाइन के जरिए वो ड्रेन नंबर 8 में जाता है आफ्टर ट्रीटेड वाटर। लेकिन एसटीपी ओवरफ्लो होने के कारण वहाँ 400-500 एकड़ ज़मीन, क्योंकि इरिगेशन महकमा फ्लड मानता है सर 6 इंच जब पानी खड़ा होता है तब, लेकिन वहाँ पिछले 1-1.5 साल से 400-500 एकड़ जो ज़मीन है वो पानी खड़ा है उसके अंदर सीवर का, जिसके कारण किसानों के नुकसान हो रहा है। एक समसपुर में स्टेडियम बन रहा है सर, जो कि पैसे खत्म होने के कारण उसका काम रुक रहा है। केस अपग्रेडेशन का भी साथ की साथ है। तो मेरी माननीय स्पीकर महोदय से अनुरोध है कि इसको अपग्रेड करवाने के। एक सर, हमारा नया रोड मंजूर हुआ है जो कि झज्जर से दादरी और बिलावल गांव तक जाएगा। मेरा इस मामले में अनुरोध ये है सर कि उस रोड के साथ साथ, क्योंकि दादरी में कोई ड्रेन की व्यवस्था नहीं है जो बारिश का पानी जो ड्रेन आउट किया जा सके जिससे, तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध ये है कि उस रोड के साथ साथ इसी समय लैंड एक्वायर करके ड्रेन की जगह भी एक्वायर की जाए, ताकि जो बरसात के टाइम में, फ्लड के टाइम में जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो उस ड्रेन में डाल के ड्रेन नंबर 8 भिंडावास और आगे पहुंचाया जा सके। अभी पीछे फ्लड आया था सर, उसमें कई गांव में, नीमली में, स्वरूपगढ़ में, शातुर में, बागवी में, इमलोटा में, समसपुर में, जो कंपनसेशन मुआवजा जो मिला है उसमें कई तरह की शिकायतें थी, जिसके अंदर कुछ किसान ये कह रहे थे कि हमारे नुकसान हुआ है लेकिन मुआवजा नहीं मिला। उसके अंदर जांच करवा के और उनको उचित मुआवजा दिलवाया जाए। दादरी से झज्जर रोड सर, जो कि NHAI का है, मेरा B&R मिनिस्टर से आपके जरिए अनुरोध है कि उस रोड को दोबारा कारपेटिंग करवाई जाए ताकि वो ढंग का हो सके। साथ के साथ सर, हमारे चरखी दादरी में मोरवाड़ा गांव है, मोरवाड़ा गांव ने पंचायत प्रस्ताव दिया है। उनकी 10 एकड़ ज़मीन है जिसके अंदर वो पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाना चाह रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने कमेटी बना दी है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर से कि उसका प्रोजेक्ट जल्द से जल्द तैयार करवा के और उसका काम शुरू करवाया जाए जी। एक हर शहर में सर IDTR सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं, सिर्फ चरखी दादरी में प्रपोजल पेंडिंग है वो। तो मेरा आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से अनुरोध है कि ITDR सेंटर बनवाया जाए ताकि वहाँ के बच्चों को उससे दिक्कत ना हो बनने के बाद। बौंद में जब पहला बजट हुआ था, इससे पहले वाला,
तो बौंद में रणकोली गांव में सर ITI मंजूर हुई थी, उसका भी जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। साथ ही साथ सर अभी पीछे फ्लड आई थी तो RCC की पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिससे बाहर का तो मेरे को नहीं पता सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन चरखी दादरी के अंदर 1 महीने से कम समय में जितना फ्लड का पानी था वो RCC पाइप के जरिए फ्लड आउट हो गया था। तो कुछ क्षेत्र रह गए थे सर, तो मेरा आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री से अनुरोध है कि और RCC की पाइपलाइन बिछाई जाए जहां पानी की दिक्कत बच गई थी। साथ ही साथ सर जो दादरी शहर का आपका स्ट्रॉन्ग वाटर का जो पानी डिस्पोज ऑफ होता है ड्रेन नंबर 8 में, कलियाणा गांव है सर हमारे चरखी दादरी के पास, उस ग्राम पंचायत ने 30 एकड़ लैंड हमारे को डिपार्टमेंट को पब्लिक हेल्थ को दी है। वो इसलिए दी है कि जो बरसात के टाइम में जो पानी बरसात का इकट्ठा हो जाता है उसको ड्रेन आउट करने के लिए। उसका फायदा ये होगा सर कि कलियाणा गांव के एक तो दादरी शहर का बरसात के समय में जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। दूसरा जो कलियाणा गांव है उसके आसपास सैंडी लैंड है जो कि हर साल ट्यूबवेल का जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, तो अगर वो बरसात का पानी वहाँ डंप किया जाएगा तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो ऊपर आएगा। अभी सांजरवास में गांव में प्रपोजल है सर केंद्रीय विद्यालय की, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सेंटर से बात करके और इसको जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए जी। और एक हमारा सर मंजूर हुआ था, एक सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है सर, मेरे ख्याल में सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि गांव की जो पैमाइश थी वो पहले जरीब से होती थी, अब पैमाइश सैटेलाइट से हो रही है सर। तो सारे के सारे गांव में कोई 10 फुट घर इधर है सर, कोई 10 फुट घर इधर है। अगर कोई माननीय उच्च न्यायालय में चला गया तो सारे के सारे गांव में सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैं आपके माध्यम से इसका कोई ऐसा समाधान कराया जाए कि 10 साल 20 साल 25 साल से जो भी मकान बन रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ISSER के विद्यार्थीगण तथा संकाय सदस्य उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से उनका माननीय सदस्यगण, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज 0 आवर के लिए केवल 4 नाम आए थे और 0 आवर का हरियाणा विधानसभा में एक सिस्टम भी बनाया गया था। प्रत्येक सदस्य को 0 आवर में बोलने के लिए सचिव को सूचित करके करना होता है और उसके बाद उनको मौका मिलता है। यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सार्थक इसका उपयोग करें। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगले 0 आवर के लिए आप समय से जो भी एक नियम एक व्यवस्था बनाई गई है तो आप अपना नाम जरूर दें ताकि आपको उसमें अपनी बात रखने का अवसर मिल सके और 0 आवर का एक अच्छा उपयोग जनहित में हम कर सकें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। नहीं, अभी अगले के लिए आप करेंगे, आज नहीं, अब आप कल। आपने चेयर ने एश्योर किया था कि मैं हमारे विधायक देवेंद्र हंस जी के मामले में रूलिंग देंगे अपनी, तो उसके बारे में हम आपसे आग्रह करते हैं कि ठीक है, वो मैं दूंगा अपनी ओर से, जरूर मैं दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने चर्चा भी की है और चीफ सेक्रेटरी के साथ भी मेरी चर्चा हुई है और बहुत सारे इस प्रकार के विषय हैं। मुझे लगता है कि वो मुझे सभी माननीय सदस्यों के लिए एक बात रखनी पड़ेगी और सारे सदन के ध्यान में भी वो बात लानी पड़ेगी। केवल देवेंद्र हंस जी का नहीं है, विषय और भी कई सारे हैं, तो मैं उसके ऊपर उचित समय पे मैं अपनी बात रखूंगा। नहीं, मैं उसके ऊपर रखूंगा, बिल्कुल मैं उसको समझता हूँ। नहीं, बिल्कुल हम करेंगे। एक अफसर ने FIR रजिस्टर करी है, कोई ऐसा काम नहीं करे थे, आपने निर्वाचन किया, लोगों ने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए भी बिल्कुल तो उसमें तो कोई वो ही नहीं रहेगा उसमें। हुड्डा साहब, मैं स्पीकर के नाते भी अपनी ऑब्जर्वेशन उसके अंदर दूंगा और आगे के लिए हमें भी कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा और ये जो पर्टिकुलरली जो एक ये जिस केस की आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। इसके लिए आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, इसको तुरंत वापस लिया जाए।
नहीं नहीं बिल्कुल ये हम इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और मैं बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस मैं इस विषय पे चर्चा करूंगा। ठीक है, हो गया, मैंने अपनी बात कह दी है। ठीक है, अभी आप बैठो। मैंने कहा है कि बहुत सारे विषय हैं, मैं इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन भी दूंगा और मैं जो केस की आप बात कर रहे हैं उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। मैं ऑब्जर्वेशन मैं पूरी दूंगा उसके ऊपर। बैठिए। माननीय अध्यक्षगण, माननीय सदस्यगण, विधायिका को हो गया। अब हर बात पे हंगामा करने से कोई लाभ नहीं होगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात रख दी, मैंने उसके ऊपर अपनी बात रख दी है, सारी बात मैंने कह दी है। आप लोगों को समझना चाहिए, हर बात के ऊपर शोर मचाने से कुछ भी हल नहीं निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत नहीं, ऐसा नहीं है। इस स्वभाव को भी थोड़ा बदलें, मेरा अनुरोध है, इस स्वभाव को भी बदलें। जब एलओपी ने अपनी बात रख दी है, मैंने उनकी बात को गंभीरता से सुना है और अपनी बात भी रखी है, तो उसके बाद आप लोग इस तरह ना करें। एक मेरा इसमें ये है, आप अपनी रूलिंग दो, उससे पहले हमारे विधायक से अपने चैम्बर में सारी डिटेल ले लो, पता लग जाएगी। उसके बाद ही रूलिंग दे सकोगे ना आप। हु इज एट फॉल्ट, हु इज एट फॉल्ट। आप बैठ मुझे कुछ कह रहा है। मैं एक मिनट आप। माननीय सदस्यगण, विधायिका को सशक्त करने तथा जनता में संविधान के मूल्यों व हरियाणा विधानसभा की प्रणाली को और बेहतर करने के लिए पिछले सत्र के बाद अभी तक जो गतिविधियां की गई हैं उनकी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं। जनवरी 2026 के दौरान 5 जनवरी 2026 को मुझे केरल विधानसभा के भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ है। इस दौरान मेरी केरल विधानसभा अध्यक्ष के साथ भेंट हुई तथा वहां की विधायी कार्यप्रणाली एवं उत्तम संसदीय प्रक्रियाओं को समझने का अवसर मिला। मैंने अभी कुछ दिन पूर्व जो हमारी विधानसभा की समितियां हैं उनके सभी अध्यक्ष गणों के साथ जब बैठक की तो उसमें मैंने इस विषय को रखा था कि आने वाले समय में हम 1-2 ऐसी विधानसभाओं का भ्रमण करेंगे जो हरियाणा विधानसभा से और बहुत अच्छा जो कर रहे हैं और कमेटी सिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए वो मैंने विषय रखा था, उसको हम आने वाले समय में करेंगे। 14 से 16 जनवरी 2026 के दौरान संसद भवन नई दिल्ली में आयोजित 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में मैंने भाग लिया, जिसमें संसदीय परंपराओं एवं वैश्विक अनुभवों पर विचार विमर्श किया गया। यह सम्मेलन माननीय लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस सत्र में शामिल हुए थे। 16 एवं 17 जनवरी 2026 को हरियाणा विधानसभा में यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संसदीय प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाना था।